इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर और बड़ी खबर आपको बता दें जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को बड़ी राहत जो है यहां पर मिल चुकी है। दिल्ली कोर्ट ने ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट पर तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस नेताओं के पक्ष में यह फैसला आया है। केस की अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। अदालत ने जांच एजेंसियों की दलीलों को फिलहाल यहां पर ठुकरा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर दिल्ली कोर्ट ने ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट पर तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर कहीं ना कहीं अब राहत जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दिखते हुए फिलहाल नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं ने यहां पर जो है अब एक राहत की सांस यहां पर ली है। एक बड़ी राहत जो है दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेताओं को यहां पर दिखते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस नेताओं के पक्ष में जो है ये फैसला कहीं ना कहीं जो है यहां पर न्यायालय ने सुनाया है, जिसके बाद केस की अगली सुनवाई की तारीख जो है वो अभी तय नहीं हो पाई है। लेकिन साफ तौर पे आपको बता दें कि यहां पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से यहां पर फिलहाल अदालत ने मना कर दिया। अदालत ने जांच एजेंसी की दलीलों को फिलहाल ठुकरा दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर जो है अब नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलते हुए फिलहाल नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है, जहां पर कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर यहां पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है। और नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यहां पर जो है अब बड़ी राहत फिलहाल मिलते हुए नजर आ रही है। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, फिर से एक और बार आपको रूबरू करा दें। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत जो है फिलहाल यहां पर मिली है। कोर्ट ने यहां पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेताओं के पक्ष में जो है ये फैसला आया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर किस तरीके से केस की अगली सुनवाई की तारीख फिलहाल तय नहीं हो पाई है। तो अगली बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा दे। गोरखपुर में आयकर विभाग की छापेमारी की खबरें जो है वो सामने निकल के आ रही है। गोरखपुर में आयकर विभाग की छापेमारी जो है वो समझ में आ रही है। आपको बता दें किस तरीके से एमबी मोटर्स पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। हीरो बाइक की बड़ी एजेंसी है एमबी मोटर्स। शाहपुर में मेडिकल कॉलेज रोड पर एमबी मोटर्स ये स्थित बताई जा रही है। और आपको बता दें वाराणसी से आयकर विभाग के अफसर जो है वो यहाँ आए थे। बड़ी खबर फिलहाल जो आपको बता रहे हैं जो सामने निकल के आ रही है, जहां पर गोरखपुर के एमजी मोटर्स पर इनकम टैक्स की बड़ी रेड की खबर फिलहाल सामने निकल के आ रही है। हीरो बाइक की बड़ी एजेंसी मानी जाती है एमबी मोटर्स, और इसी के चलते यहां पर आयकर विभाग की गोरखपुर में छापेमारी लगातार जारी है। आयकर विभाग की टीम ने यहां पर गोरखपुर के एक शोरूम में एमबी मोटर्स में यहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी फिलहाल दिखते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि वाराणसी से जो है ये आयकर विभाग के अफसर यहां पहुंचे थे, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कब्जे में भी ले लिया गया है। ये खबर भी फिलहाल सामने निकल के आ रही है। पूरा मामला क्या है एक बार आपको बता दें। गोरखपुर में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमबी मोटर्स पर छापेमारी की है। एमबी मोटर्स हीरो बाइक की एक प्रमुख एजेंसी है जो शाहपुर स्थित मेडिकल कॉलेज रोड पर संचालित होती है। वाराणसी से आए आयकर विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कब्जे में लिया। अधिकारियों का कहना है कि यह छापेमारी संभावित कर संबंधी अनियमितताओं की जांच के लिए की गई है। कार्रवाई के दौरान व्यापारिक रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच भी यहां पर की जा रही है। एमबी मोटर्स के अधिकारी छापेमारी में पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं और मामले की फिलहाल जांच जो है वो चलते हुए दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में फिलहाल जो है वो जांच अभी फिलहाल चल रही है, जिसके बाद अब आपको बता दें कि शाहपुर के मेडिकल कॉलेज रोड पर स्थित गोरखपुर की एक मशहूर एजेंसी एमबी मोटर्स पर यहां पर आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स ने उसके ऑफिसरों ने वाराणसी से जो टीम आई थी उन्होंने छापेमारी की है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कांग्रेस नेता अजय राय ने मुरादाबाद में आरएसएस को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया। अजय राय ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा घुसपैठियां आरएसएस में हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि एक बार सभी संघ कार्यालयों की जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। अजय राय ने कहा कि अगर जांच हो तो सबसे ज्यादा घुसपैठिए वहीं मिलेंगे और उन्हें देश से बाहर किया जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि उनके बयान को लेकर सियासी विवाद भी तेज हो चला है। ये जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, ये जल्दबाजी में किया हुआ निर्णय है जिससे आम लोग परेशान हैं। आम लोग परेशान जल्दबाजी में हो रहा है, भागम भाग लगी हुई है। रात को 12 बजे करके दो, 2 बजे करके दो, नेट नहीं चल रहा है। मतलब लोग बहुत ही आपाधापी में हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं बेचारे बहुत दुखी हैं। मुझे लगता है 16-17 लोग की मृत्यु हो गई। कुछ लोग उसमें जहर खा लिए। उसमें कुछ लोग, यही मुरादाबाद में एक व्यक्ति सर्वेश सिंह, वो फांसी पर लटक गया। एक महिला एडमिट है हॉस्पिटल में, आभा सलेमन,
आप समझ सकते हैं क्या स्थितियां हैं। अभी मैं जा रहा हूँ रत्नेश्वर यादव बदायूं का, उस वो बेचारा स्वर्गवास हो गया उसका। पूरी तरीके से आवाधापी मची हुई है। इससे निश्चित तौर से लगता है कि ये चुनाव आयोग और जो सरकार की मंशा है वो पूरी तरीके से बहुत ही खराब है और लोग निश्चित तौर से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। अब समझ में आ रहा है सरकार को, अब योगी जी जगे हैं और बोल रहे हैं कि वोट कट रहे हैं। अरे इसके पहले तो सो रहे थे आप। आपको पहले से लगकर सारी चीजों को कराना चाहिए था, करना चाहिए था। अब मुझे लगता है कि अब जो इनकी चाल थी, ये चाल में खुद फंस गए हैं। अब पूरी तरीके से ये लोग अब परेशान हो रखे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो योगी जी हैं, योगी जी की सोच और योगी जी पूरे प्रदेश को आज बर्बाद कर रखा है इन्होंने। पूरे बुलडोजर चलाकर, लोगों को घर तोड़कर, अत्याचार करके और वर्गवाद करके ये सारा काम उन्होंने खुद कर रखा है। आप उस सामने देखो ना, आपके सामने ही है। नेहरू जी ने पूरे देश को एक माले की तरह पिरो के रखा, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। नेहरू जी के हजारवां हिस्सा भी योगी जी नहीं है। झूठ बोलते हैं, गेरुआ वस्त्र पहनकर झूठ बोलते हैं और जनता को केवल और केवल भ्रमित करना और लोगों को प्रताड़ित करना, बुलडोज करना और तस्करों को बचाना, जो पूरी तरीके से कफ सिरप में, ड्रग्स में जो लोग शामिल हैं उनको बचाना, उनकी रक्षा करना, ये योगी जी का काम है। उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। जो व्यक्ति उठा रहा है, आज तस्करी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, उसको जेल भेजना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। आप देख सकते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी को, एक ईमानदार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को जेल भेज रखा है उन्होंने, केवल इसलिए कि उन्होंने तस्करों का नाम बताया, तस्करों की बात उठाई तो उनको जेल भेज दिया। जो तस्करी कर रहे हैं, जो करोड़ों रुपए के महंगे गिफ्ट लेकर वो आनंद ले रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से योगी सरकार केवल और केवल गलत कामों करने वालों के साथ खड़ी है और जो लोग इनकी बात उठा रहे हैं उनको वो जेल भेज रहे हैं, उनका बुलडोज कर रहे हैं। कोई समाज को साधने से और केवल प्रतिनिधित्व देने से मतलब नहीं है। मतलब तब आएगा जब उस समाज के लिए आप काम क्या करेंगे। समाज का काम होना चाहिए, उसको सम्मान मिलना चाहिए। आप किसी को बना दो, इसके पहले भी स्वतंत्र देव सिंह को बनाया था, वो भी कुर्मी समाज के थे। ऐसा नहीं था कि वो भी एक बड़े नेता हैं, पर ये है कि उनको केंद्र से हरी झंडी नहीं मिली इसलिए उनको नहीं बनाया गया। अब केंद्र के जो खासम खास थे पंकज चौधरी को बनाया गया, क्योंकि योगी जी और पंकज चौधरी में पटती नहीं है। पूरा समाज, पूरी पूरी बीजेपी जानती है, पूरे लोग जानते हैं, इसलिए उनको लिया के केंद्र से लिया उनको बैठाया गया है। अब ये जग जाहिर हो गया कि योगी और केंद्र में पट नहीं रही है, इसने तो पंकज चौधरी को मौका दिया, स्वतंत्र देव को मौका नहीं दिया। ये निश्चित तौर से ये चीजें सामने आ रही हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को बना लें, जो सरकार काम नहीं करेगी, जो अत्याचार अन्याय कर रही है। और पटेल समाज का सबसे ज्यादा जमीन का अधिग्रहण हुआ है। बनारस जहां से मैं आता हूं, वहां पर काशी द्वार के नाम पर तमाम नई नई योजना, ट्रांसपोर्ट नगर के नाम पर सारा का सारा जो जमीन, मैक्सिमम जमीन जा रही है, सब पटेल समाज की है और उनको लाठियों से मारा गया। ट्रांसपोर्ट नगर में लाठियों से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। तब पंकज चौधरी कहाँ थे? हम सब लोग खड़े थे। आज उसी का नतीजा था कि मोदी के खिलाफ पटेल समाज ने जमकर मेरा साथ दिया। मैं धन्यवाद देता हूं और आगे भी मेरा जमकर साथ देगा, ये हम सबको विश्वास है। क्यों? क्योंकि उनके सुख दुख के साथी हैं। हमारे उदल जी, जो कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता रहे, 9 बार के एमएलए थे, वो उनका आशीर्वाद, उनके परिवार कम्युनिस्ट के थे। आज उनके किताब का विमोचन मैंने कराया भूपेश बघेल जी से। निश्चित तौर से पूरा पटेल समाज इस बार कांग्रेस को वोट करेगा और गठबंधन के साथ करेगा। अगली खबर का रुख करते हैं जो ललितपुर से है। ललितपुर मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन मशीन पिछले 15 दिनों से बंद है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। इसके कारण रोजाना लगभग 500 मरीज बिना जांच कराए लौटने को मजबूर हो रहे हैं। मरीजों और परिजनों में काफी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार मशीन का मदरबोर्ड खराब हो गया है, जिसे जापान से मंगवाया जाना है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि मदरबोर्ड आने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए मरीजों की जांच फिलहाल नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि स्वशासी राज्य मेडिकल महाविद्यालय प्रशासन ने इस समस्या के समाधान के लिए तत्कालीन कदम उठाए हैं, लेकिन तकनीकी कारणों से मशीन की सेवा होने में अब और समय लग सकता है। मरीजों और परिजनों का कहना है कि बिना जांच के उन्हें अपनी बीमारियों का सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन ने जल्द से जल्द मशीन चालू कराने का आश्वासन यहां पर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल ललितपुर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रोजाना 500 मरीज जांच कराए बिना जो है वापस लौट रहे हैं। सिटी स्कैन मशीन पिछले 15 दिन से खराब है। कहीं ना कहीं एक बड़ी अनियमितता जो है वो उजागर हुई है। ललितपुर में किस तरीके से 15 दिनों से यहां पर मशीन खराब बताई जा रही है और कारण उसका बताया जा रहा है कि मशीन का मदरबोर्ड जो है वो खराब है। मदरबोर्ड जापान से मंगवाना है, साफ तौर पर यह जो है आधिकारिक बयान फिलहाल सामने निकल के आया है। इसी के साथ आपको बता दें कहीं ना कहीं अब जो है सिटी स्कैन मशीन 15 दिन से खराब बताई जा रही है।
तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर सिटी स्कैन मशीन पिछले 15 दिन से बंद है। रोजाना 15 मशीन जांच के लिए यहाँ पर जो है लोग 500 मरीज ऐसे हैं जो बताए जा रहे हैं जो बिना इलाज किए जो है यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ी अनियमितताएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। रोजाना 500 मरीज ऐसे हैं जो बिना जांच किए यहाँ पर वापस लौट रहे हैं। एक बड़ी कमी, एक बड़ी समस्या जो कहीं ना कहीं उजागर हो रही है, जिसमें रोजाना 500 मरीज जांच के बिना जो है यहाँ फिलहाल लौट रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मशीन का मदरबोर्ड खराब होने से यहाँ पर जो है अब सिटी स्कैन में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। पिछले 15 दिनों से मशीन खराब है। आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर जो बयान सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए प्रशासन ने जल्द चालू करने का यहाँ पर आश्वासन हालांकि दिया है, लेकिन साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो मदरबोर्ड है वो जापान से मंगवाना है, जिसकी वजह से ये देरी की सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। तो फिर से आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर जो है अब तमाम अनियमितताएं जो हैं वो पाई गई हैं, जिसकी वजह से अब यहाँ पर कई सारी समस्याएं उजागर हो रही हैं। 500 मरीज ऐसे हैं जो बिना इलाज किए यहाँ पर जो है फिलहाल वापस लौट रहे हैं और इसके बाद अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अब समस्या उत्पन्न होते हुए नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हम बारापुला नाले पर हैं, जहां हमारी सरकार बनने के बाद हम कई बार आ चुके हैं, क्योंकि अब भी बारिश होती है, इससे आसपास की सभी कॉलोनियों में पानी भर जाता है। हमने इस नाले की गाद निकालने का काम किया है और ये लगातार किया जा रहा है। ये नाला 2010 में बनाया गया था, लेकिन इसके निस्तारण के लिए कोई भी आउटलेट नहीं किया था ताकि इसे साफ किया जा सके। सरकार अब इन समस्याओं का समाधान कर रही है, चाहे वो दिल्ली में जलभराव की समस्या हो या प्रदूषण की समस्या हो। दिल्ली के लोग पिछले सरकारों की गलतियों का नतीजा भुगत रहे हैं, जिसे हम ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर पिछली सरकारों ने कुछ किया होता तो दिल्ली को ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये साफ बात यहाँ पर रेखा गुप्ता द्वारा कही गई है, जो कि आपको सुनाते हैं। हम लोग ये बारापुला ड्रेन, जो कि सरकार के चुनते ही हमने कई बार यहाँ पर विजिट किया, क्योंकि हर बारिश में इसके आसपास की सारी कॉलोनीज पानी की भर जाती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमने कई बार इस नाले की डिसिल्टिंग पे काम किया। सारी एजेंसीज ने इसको देखा, पर मैं आज आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि क्या पिछली सरकारों से हमें मिला। आज ये 1 किलोमीटर लंबा नाला, जो कि इधर आसपास की सारी कॉलोनीज का पानी लेता है, और 15 साल पहले 2010 में ये ड्रेन बनी। पर कितनी मजेदार बात है कि इतनी बड़ी ड्रेन जो बनी, उसमें कहीं पे भी इसे खोलने के लिए, इसका डिस्पोजल के लिए कोई भी ढक्कन नहीं था, कोई स्लैब नहीं थी, कोई इसका आउटलेट नहीं था जिसमें जा करके उस सफाई को किया जा सके। इतना बड़ा ड्रेन उस टाइम बन गया और किसी ने ये नहीं देखा कि इसका स्लोप क्या है। जहां नाला जाना चाहिए, जहां पानी जाना चाहिए, उधर से स्लोप ऊंचा है, दूसरी तरफ से नीचा है। पूरा का पूरा सिल्ट आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी सिल्ट जो यहाँ आधा किलोमीटर तक फैली हुई है। 14,000 मीट्रिक टन ये सिल्ट इस नाले में से निकली है और टारगेट है 50,000 से ज्यादा सिल्ट इसमें पड़ी हुई है, जो हमें पूरी तरीके से। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।